तुम्हारे साथ एंकरिंग करके मुझे हेडेक है। हेलो अबे हेडेक हो या तो एंकरिंग तो करनी पड़ेगी भाई। ऐसा क्या? चलिए ठीक है। क्या नहीं आ रही? मैं शेर सुनाऊं क्या? क्या नहीं आ रही? अभी तो आप लोगों ने हमारे सारे शेर एंजॉय किए, ठीक है। किए कि नहीं? बड़ी खराब चलिए एक शेर। अच्छा बड़े भैया आप शेर सुनाइए। क्या? हम सुनाइए। सुनाते हैं। बड़े भैया बड़े अच्छे से आ रहे हैं। दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं। कौन है? बोला। अरे बड़े भैया बोलिए। बोल ना। ये ना और क्या आजा। आजा क्या बोल। कौन है? बोल सा है। दिन में चैन नहीं और सुनाते हैं मूड खराब। अरे भी लेके मूड भी खराब होते हैं। दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं। दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं। ऐ खुदा क्या ये प्यार है? ऐ खुदा क्या ये प्यार है? नहीं बेटा सभी एग्जाम वालों का यही हाल है। ये शायरी स्पेशली हमारे एसएससी के बैच वालों के लिए। ये करें ना चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही निकल लेते हैं बिना मुंह धोए। लोग बोलते साला पूरी रात जग क्या है। अरे ये शायरी तो गिलजियस पे शूट करती थी। गिलजियस का है ना? वो पीछे सारे पेपर में 0 आया है। अरे ये तो आ जाते हैं ट्यूशन लड़कियां देखने और टीचर कहते हैं इतनी बारिश में भी पढ़ने आया है। फिर इंतजाम आप इस परफॉर्मेंस के बाद करेंगे। अभी थोड़ा सरप्राइज टाइप का रखते हैं। अब जो अगली परफॉर्मेंस है बहुत ही खूबसूरत आईटी वालों की तरफ से एक प्ले है। बहुत ही खूबसूरत प्ले है, बहुत ही खूबसूरत और सीरियस प्ले है। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए आईटी के साथ शशांक की लड़कियां अपने घर में यहाँ नहीं है, क्या पूरी तरह सुरक्षित है। पग पग पर खतरा मंडराता है। यहाँ तक कि लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। लड़कियां माँ बाप को भी अपनी बेटी की चिंता हर पल सताती है। ना जाने आज उनकी बच्ची सुरक्षित आएगी या नहीं। ये सवाल हर एक माँ बाप के दिल में उठते हैं। आजकल हमारे समाज में लड़कियों के खिलाफ एक अजीब सा या फिर कह सकते हैं कि एक घिनौनी लहर उठी है और हाल ही में तो पूरे जोर पे भी है। अरे रेप की लहर, लिंग भेद की लहर, भ्रूण हत्या की लहर, दहेज प्रथा की लहर, असमान शिक्षा की लहर आदि बहुत सारी लहर उठ रही है। आप सब ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। चलिए आज इन सब घिनौने कुकर्मों से कुछ एक पर रोशनी डालते हैं और इसका एक नाटकीय रूपांतरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आपके सामने एक प्ले रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। प्लीज शांति से और धैर्य के साथ इसे सुनें। यह कहानी एक 20 साल की लड़की बिल्मा की है। वो तमिलनाडु में अपनी माँ के साथ रहती है। वह एक मुस्लिम धर्म की लड़की है और बहुत ही गरीब घर से है। उसकी माँ लोगों के घर काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती है। इन सब से परे विल्मा पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल थी। उसे हमेशा स्कॉलरशिप भी मिलती आई थी। यहाँ तक कि विल्मा ने 12वीं में भी 98% अंकों से उत्तीर्ण की थी। उसकी पढ़ाई को उसकी माँ ने भी सराहा। उसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने बहादुर, नेक व साहसी विल्मा की अंतरात्मा तक को झंझोर कर रख दिया। आइए देखते हैं कि क्या हुआ था विल्मा की जिंदगी में। उसकी माँ कुछ दिनों से काफी खोई सी रहती थी। बहुत परेशान सी रहने लगी थी वो, जब से वो कॉलेज के मैनेजर से मिलकर आई थी।
अम्मी अम्मी क्या हुआ तुझे? तू काफी परेशान हो जब से कॉलेज से होकर आई है। अरे नीलिमा, क्या कुछ दिनों पहले कोई आदमी तुम्हारे कॉलेज में आया था? हाँ अम्मी, आया तो था। उसका नाम अब्दुल था। उससे हम सबको मिलवाया गया था। उस दिन तू गांव से देर से लौटी थी ना, तो मैं तुझे बताना भूल गई थी। उससे हम सबको मिलवाया गया था और बस इतना ही जानती हूँ उसके बारे में। पर तुझे कैसे पता चला? हाँ, तुम्हारे सर ने बताया था। वो आदमी तुझसे निकाह करना चाहता है। अम्मी तुझे पता है ना, ऐसे घटिया मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अभी मुझे निकाह नहीं करना, मुझे पढ़ना है बस। मैं मजाक नहीं कर रही गुलमा, मुझे तुम्हारे सर ने बताया है। तो तू कल ही जाकर उनसे मना कर। मैं निकाह नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना है बस। समझने की कोशिश कर गुलमा, तुझे निकाह करना ही पड़ेगा। आखिर एक दिन तुम्हें अपने सौहर के घर जाना ही है, तुम्हें निकाह करनी ही है। विद्मा की लाख बार मना करने पर भी उसकी माँ उसे मना लेती है। वो उसे बताती है कि उसका शौहर उसे निकाह के बाद भी पढ़ाई करने की इजाज़त दे रहा है। वो उन गरीबों से दहेज भी नहीं ले रहा। इन सब बातों में दोनों माँ बेटी फंस कर रह जाती है और विल्मा निकाह के लिए हाँ कर देती है। विल्मा निकाह के लिए इसलिए भी हाँ करती है क्योंकि वो आर्थिक रूप से लाचार थे और निकाह ना करने पर कॉलेज के मैनेजर ने उन्हें कॉलेज से भी निकाल देने की धमकी कई बार पहले विल्मा को मिल चुकी थी। तो विल्मा शादी के लिए हाँ कर देती है। विल्मा उसे क्या पता था कि निकाह उसके लिए इतना दर्दनाक साबित होने वाला है। विल्मा का निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ, पर फिर भी वह अपनी माँ की खुशी और अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए यह निकाह करती है। वह इस निकाह को निभाने की पूरी कोशिश करती है, पर अकेली विल्मा की सब कुछ करने से क्या होने वाला था। खाने में क्या बनाया? मेरे खाना घर पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? मुझसे सवाल करने की जरूरत मत करना, मैं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सवाल पूछने लायक नहीं रहोगे। अच्छा, और सवालों के जवाब मत दो, पर आपको एक सवाल के जवाब तो देने ही होंगे। कौन से सवाल? No need to laugh, please. आखिर मैं पढ़ने कब से जा पाऊंगी? तुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मत भूल तू औरत जात है, कितना भी पढ़ाई कर ले, करना तो तुझे घर का काम ही है। आप यूं नहीं खेल सकते मेरी जिंदगी के साथ। मत भूल मैं तेरा शौहर हूँ और तू मेरे पैर की जूती है। मैंने तुझे पैसों से खरीदा है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है। चल अपनी मनहूस बातों से मेरा वक्त जाया मत कर। आप इस प्ले को प्लीज थोड़ा सीरियसली लें, थोड़ा सारे मजाक मस्ती ना करें। थोड़ा सीरियस है और इससे एक इनोवेशन हमें मिलती है, इसे हमें सीख लेनी है। तो प्लीज इसको मजाक में ना लेके हमारा साथ दें। इतना कहकर अब्दुल उसको विल्मा को रोती छोड़कर घर से चला जाता है। धीरे धीरे एक महीना बीतने को आता है। इस एक महीने में विल्मा हजारों बार अब्दुल के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, उससे रहम की भीख मांगती है कि वह उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे, वह उसे आगे कॉलेज जाने दे। पर नहीं, अब्दुल विल्मा को ना तो पढ़ने देता है, ना कहीं आने जाने की इजाजत देता है और ना ही किसी से बात ही करने देता है। अब्दुल ने विल्मा पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी थी। वो यहाँ तक कि विल्मा को उसकी माँ से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। इसी बीच अब्दुल दुबई चला जाता है और वहाँ से फोन पर विल्मा को तलाक दे देता है। इस एक महीने में विल्मा पूरी तरह शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होने लगी थी। विल्मा पल पल टूट रही थी, पर और अब्दुल का यूं उसे तलाक दे देना उसे और ही ज्यादा कमजोर कर देता है, पूरी तरीके से उसे तोड़ देता है। फिर भी वह अब्दुल का इंतजार करती है और जब वह नहीं आता तो वह अपनी माँ के पास चली जाती है।
अरे बिलवा, तू यहाँ कैसे? और पहले से तू काफी कमजोर लग रही है। अम्मी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। पर क्या हुआ, कुछ तो बता। अम्मी, वो अब्दुल मुझे छोड़कर चला गया और फोन से ही तालाक दे दिया उसने तो मुझे। हाँ अल्लाह, ऐसा वो नहीं कर सकता, वो तुम्हारी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। अम्मी, उसे जो करना था उसने कर लिया, अब मेरी बारी है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं उसको सबक सिखाकर ही लूंगी और उसे उसकी गुनाहों की सजा दिलवाकर ही रहूंगी। विल्मा पहले अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज के मैनेजर से बात करने की कोशिश करती है, पर कॉलेज का मैनेजर उसे धुतकार कर कॉलेज से निकाल देता है और उसके चरित्र पर ही हजारों लांछन लगाकर अपनी की हुई नीच करतूत को छिपाने की कोशिश करता है। पर कहते हैं ना, जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। विल्मा निराश होकर एक वकील से मिलने जाती है। वकील के सामने अपनी दर्दनाक दास्तां को बयां करती है। वकील विल्मा को हेल्प करने की कोशिश करता है और विल्मा सोचती है, विल्मा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जिस किसी ने भी उसकी जिंदगी को यूं बर्बाद किया है, यूं तबाह किया है, वो उन सब गुनहगारों को सजा दिलवाएगी और उनकी की हुई नीच करतूत को, उनके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही दम लेगी। क्यों आए हो? सर, मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है और मैं इंसाफ चाहती हूँ, इसीलिए आपके पास आई हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? मुझे जरा खुलकर बताओ। भरोसा रखो, मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ। सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने कॉलेज में अपना दाखिला भी कराया था और हमें एक दिन कॉलेज में एक आदमी से मिलवाया गया। उसका नाम अब्दुल था। वो 1 महीने के लिए दुबई से यहाँ आया था। हाँ, घबराओ नहीं, आगे बोलो। उसने सब लड़कियों में से उसने मुझे चुना निकाह के लिए और फिर मैंने कॉलेज के दबाव में आकर एवं अपनी माँ के दबाव में आकर उससे निकाह भी किया, पर उसने मेरे साथ बहुत सितम किए और मुझे छोड़कर चला गया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत मत हारो। धन्यवाद सर। अब आगे की बात सुनो। हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। सबसे पहले अब्दुल कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ हमें पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताना होगा और FIR लिखवाना होगा और तुम्हें एक NGO से मिलवाऊंगा जो तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद सर, मेरा साथ देने के लिए और मेरी मदद करने के लिए। धन्यवाद तो मुझे तब कहना जब तुम्हें इंसाफ मिल जाए, और अभी हमें बस काम करना है और अल्लाह ने तो भेजा ही है हमें आप सबका इंसाफ दिलाने को और दोषियों को उनके गुनाहों की सजा दिलवाने को। सर, आपकी फीस? नहीं, फीस की कोई जरूरत नहीं है बेटा। नहीं सर, फीस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। बस 10 रुपए ठीक है ना? इससे ज्यादा के लिए ना तो अल्लाह माफ करेगा, ना ही कोई और कहेंगे कि गरीबों का हक छीनकर मारना ठीक बात नहीं है। वकील अपनी दास्तां NGO को के सामने बयां करती है। दोषियों के प्रति विल्मा का कड़ा रुख देखकर NGO उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने बहुत ही हिम्मत जुटाई है कि आपने जुर्म के खिलाफ जो बात करो। सर, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं नहीं चाहती कि उनके हवस का शिकार और कोई बने। आपको पता है, जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला तो बेहतर है। हाँ सर, पता है, और शायद इसीलिए खुदा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं जुर्म के खिलाफ आवाज उठाऊं और गुनहगारों को उनकी किए की सजा दिलवाऊं। बहुत खूब फिल्म, हमें तुम जैसे बच्चों को गर्व है। सर, मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। सर, इस विषय में मेरी कुछ मदद कर दीजिए प्लीज।
हाँ बिल्मा, मैंने तमिलनाडु एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर से बात कर ली है और तो और वो तुम्हारी मेहनत व पढ़ाई लेकर तुम्हारी रिश्ता देखकर बहुत खुश हैं और तुम्हारा दाखिला तमिलनाडु के बेस्ट कॉलेज में करा दिया गया है। धन्यवाद सर, आपने और वकील सर ने जो मेरी मदद की है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महीने से विल्मा अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि विल्मा को सरकार द्वारा कई बार पुरस्कार दिया जाता है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। और आप सबको जान के ये खुशी होगी कि विल्मा ने एनजीओ, पुलिस और वकील के सहयोग का मूल चुकाया और अपने सपनों को भी साकार किया और आज विल्मा एक आईपीएस ऑफिसर है। दोस्तों, तो ये थी विल्मा के जीवन का वो कष्टदायी समय जिसका उसने बहादुरी और साहस के साथ सामना किया। हम सब भी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं। हम सब भी साधारण ही तो हैं। इंसान इस दुनिया में अपने नाम की वजह से नहीं, अपने कर्मों की वजह से जानता है। कामयाब तो हर कोई बन सकता है, आप भी, हम सब में से कोई भी कामयाब बन सकता है। पर असल जिंदगी में कामयाब वही इंसान बनता है जो नैतिक शिक्षा और वैचारिक शिक्षा को अपने जीवन में लागू कर सके। आजकल हमारे देश में नारियों के लिए रहना बहुत ही असुरक्षित होता जा रहा है और हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि जिस संसार में, जिस समाज में नारियां सुरक्षित है, समझ लीजिए कि वह संसार पतन की ओर बढ़ रहा है। तो आइए ना, हम सब भी आज इस विद्या केंद्र में इस पावन मौके पर इस नेक काम की शुरुआत करते हैं और अपने आप से ही उस ईश्वर की उपस्थिति में ये वादा लेते हैं कि ना तो नारी का अपमान कभी करेंगे और ना ही नारी का अपमान कभी सहेंगे। कहते हैं ना, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। और अब हमारी प्ले की विल्मा अब आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहती हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हिंदुस्तान में हमारा नेशनल पैशन क्या है जो हर हिंदुस्तानी की जिंदगी को पूरी तरह घेर लेता है, जिसके बारे में हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं? आमतौर पर लोग कहते हैं क्रिकेट और सिनेमा, पर मैं नहीं मानती। हमारे हिसाब से हिंदुस्तान का जो नेशनल पैशन है वो है शादी। जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे माँ बाप हमारी शादी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अगर लड़की होती है तो उसको बोला जाता है, एक दिन तू दुल्हन बनेगी, तेरा दूल्हा घोड़े पे चढ़कर आएगा, तेरी डोली सज कर जाएगी। और जैसे जैसे लड़की थोड़ी बड़ी होने लगती है तो उससे कहा जाता है कि भैया घर का काम सीख लो, ससुराल में जाकर तुझे तो संभालना है, नाम डुबोएगी क्या? और अगर लड़का पैदा हुआ तो उससे कहा जाता है कि एक दिन तू बड़ा होकर आईएएस बनेगा, फिर तेरी शादी होगी, तेरी चांद सी दुल्हन आएगी और फिर हम तेरे ससुराल वालों से करोड़ों रुपए दहेज लेंगे, जैसे वो लड़का नहीं कोई बकरा तैयार किया जा रहा हो। दोस्तों, शादी एक अहम मोड़ होता है और यकीनन इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, पर हमें तैयारी शादी के उस एक दिन के लिए नहीं बल्कि तैयारी करनी चाहिए उस खूबसूरत सफर के लिए जो दो लोग साथ में मिलकर तय करते हैं। अपनी शादी को एक एटम बम मत बनाइए जो आपने एक दिन में फोड़ दिया, उसे एक अगरबत्ती बनाइए जो आपकी खुशबू, जो उसकी खुशबू आपको जिंदगी भर खुशी देती रहे। दोस्तों, लालच का कोई अंत नहीं। स्पेशली लड़कियों के माँ बाप से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पैसों से अपनी बेटी की खुशियां कभी नहीं खरीद पाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप वो पैसे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करें, उसे इस काबिल बनाएं कि वो अपने सुख दुख की देखभाल खुद कर सके, फिर उसे किसी बिकाऊ दूल्हे की जरूरत ही नहीं होगी। और फिर मैं इस देश के लड़कों से कहना चाहती हूँ कि क्या वो इतने
बगैर गुजरे हैं कि खुद के लिए, अपने परिवार के लिए इज्जत से 2 रोटी नहीं कमा सकते।